नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो गया है मंथन का। इन दिनों चुनावी बॉन्ड को लेकर खूब चुनावी चर्चा हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चुनावी सीजन में गर्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को फटकार लगाई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी देने की नई तारीख 21 मार्च मुकर्रर कर दी है। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से करीब 16,478.6 करोड़ रुपए मिले हैं। इक्कीस मार्च तक का अगर खुलासे की बात करें तो यूनिक बॉन्ड नंबर की बात की गई है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड पर अब घमासान लगातार जारी है। आपको बता दें, हलफनामा दायर करने की बात कही गई है। कुछ भी ना छुपाएं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कही है। इसके अलावा एसबीआई ने टिप्पणी की है कि कुछ भी जानकारी चयनात्मक नहीं हो। आपको बता दें, दूसरी तरफ देखा जाए कि कोर्ट की तरफ से एसबीआई को कितने दिन की मोहलत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक बॉन्ड पर खुलासा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनिक बॉन्ड नंबर जारी करने की बात कही गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि हलफनामा दायर किया जाए, बॉन्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी छुपाई ना जाए। एसबीआई ने कोर्ट को फटकार आपको बता दें, कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई भी सूचना चयनात्मक नहीं होनी चाहिए। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना पैसा किससे आया है। एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासी जो रार छिड़ी हुई है, तो किस पार्टी से कितना पैसा आया है, तो कहां और कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। पश्चिम बंगाल में 2382 कंपनियां, महाराष्ट्र में 2258 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। इसके अलावा तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 2256 कंपनियां यहां रजिस्टर्ड हुई हैं। तमिलनाडु में 1633 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। अब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 655 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। इन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, 2382 कंपनियां। तो किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, उसकी एक रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। बॉन्ड के नंबर से होगा बड़ा खुलासा, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, चुनावी चंदा किसके लिए बनेगा फंदा। दो 2024 लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ चुनावी बॉन्ड पर सियासत शुरू हो गई। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड का डेटा सौंप दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड की और फिर इस पर सियासत शुरू हुई। राहुल गांधी ने चंदे को धरने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को घेरा और इसका जवाब वित्त मंत्री सीतारमण ने उन्हें दिया। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने चंदे के धंधे पर जवाब दिया। दरअसल विपक्ष ने चुनावी चंदे को लेकर बीजेपी को सबसे ज्यादा घेरा। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए। नहीं, अब देखिए, ये निश्चित तौर से पूरी सत्ता का दुरुपयोग किया इन्होंने। चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। विपक्ष अब कह रहा है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं सौंपी है। अगर सारी जानकारी सौंपी है तो एसबीआई के चीफ कोर्ट को एफिडेविट देकर बताएं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी बाकी नहीं है। और कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड को लेकर पूरी जानकारी कोर्ट को सौंपे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड
गैर संवैधानिक थे, तो सवाल आया कि कौन कंपनियां थी जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया राजनीतिक दलों को दिया और उसमें सबसे बड़ा फायदा केंद्र सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को मिला। कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर अधूरी जानकारी देने पर एसबीआई को एक बार फिर से जमकर फटकार लगाई। वहीं बिहार में चुनावी बॉन्ड को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। नीतीश कुमार को बंद लिफाफे में अज्ञात चुनावी बॉन्ड से आरजेडी आक्रामक है। आरजेडी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू दोनों की ही चुनावी बॉन्ड घोटाले में मिली भगत है। तो वहीं जेडीयू पूछ रही है कि पहले लालू और तेजस्वी बताएं कि 400 करोड़ के चंदे का ब्यौरा कहां है। एडीआर की रिपोर्ट में 19-20 में 2 करोड़ और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख। ये कहां से आया, किसने दिया, कौन सा ऐसा बिजनेस था, इन सारी प्रक्रिया की जानकारी आरजेडी को देना चाहिए। चुनावी चंदे पर आरोपों की फाइल तो अब ओपन हो गई है। इस पूरी जंग में बवाल तो अभी शुरू हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसको फायदा पहुंचा रहा है और किसके लिए ये फंदा साबित होगा, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आशीष यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक शुक्ला जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही रतन डोभाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जपेंद्र जी के पास आना चाहेंगे। जपेंद्र जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला पूरे देश में इस समय शोर मचा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो खास तौर पर वो बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। वैसे तो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने कोई मुद्दा विपक्ष के लिए नहीं छोड़ा है, लेकिन क्या चुनावी ये बॉन्ड जिसको कहा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके रूप में विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है क्या? विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल गया, विपक्ष मुद्दा विहीन है और विपक्ष कहीं ना कहीं एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड लाया कौन? भारतीय जनता पार्टी लाई। क्यों? जो राजनीतिक रूप से चंदा लिया जाता है उसमें पारदर्शिता के लिए। भाई आज से पहले 47 के बाद 60-65 वर्षों तक कांग्रेस ने देश से चंदा लिया, उद्योगपतियों से चंदा लिया, बिजनेसमैनों से चंदा लिया, लेकिन यही नहीं पता होता था किससे क्या ले लिया, किसने क्या दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना यह है कि जब देश की जनता हम पे भरोसा करती है तो हमें भी उस भरोसे को कायम रखना है। तो और ये पारदर्शिता होनी चाहिए। चंदा तो सबको मिलता है, सभी दलों को मिलता है, प्रत्याशी भी चंदा लेते हैं, लेकिन वो पारदर्शिता होनी चाहिए। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिनकी जरूरत बहुत समय से भारत में और स्पेशली चुनावों की प्रक्रिया में महसूस की जाती थी। तो ये रिफॉर्म्स का टाइम है भारत के अंदर हर दृष्टि से। तो भारतीय जनता पार्टी ये लेके आई, ये लाके उन्होंने अपना भी बताया कि देखिए भाई हमें भी जहां जहां से चंदा मिलता है सबके सामने है, आपको भी जहां जहां से चंदा मिलता है सबके सामने होना चाहिए। और विपक्ष इसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या देश की जनता बेवकूफ है? देश की जनता जानती समझती नहीं है कि आजादी के 70 वर्षों तक कैसी राजनीति चली और 2014 के बाद किस तरह की राजनीतिक पटरी पे ये देश है, कैसे हमारे नेता हैं, कैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी गारंटी के ऊपर आज पूरा देश भरोसा करने के लिए तैयार है। भारतवासी साथ खड़े हुए हैं। आज देश के अंदर ये चर्चा है कि 370 सीटें आएंगी या 400 पार जाएंगी, और कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है 370 आएंगी या 400 पार जाएंगी, और अगर 400 पार जाएंगी तो कितनी जाएंगी। तो ये देश की जनता का अपना विवेक है, ये देश की जनता का अपना समर्थन है, ये भारतवर्ष की उस महान जनता की अपनी पहचान है कि वो ये जानती है, समझती है, ढकोसलों से बाहर आकर यथार्थ की राजनीति को अपनाकर इस देश को। ठीक है जपेंद्र जी, बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जपेंद्र जी, आशीष यादव जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद वो तैयारी करके आए हैं और कड़ा
जवाब देने की तैयारी में आपको। आशीष जी क्या कहेंगे? जपेंद्र जी ने अपनी बात रख दी, आप लगातार मुद्दा बना रहे हैं, जबकि इलेक्टोरल अगर बॉन्ड की बात की जाए तो कांग्रेस भी उससे अछूती नहीं है। निश्चित रूप से। और मैं ये कहना चाहूंगा, जपेंद्र जी आएंगे आपके पास। आशीष मैं ये कहना चाहूंगा कि ये संवैधानिक कानून भारतीय जनता पार्टी ने लाया ताकि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जानकारी दीजिए को, इन्होंने गुमराह करने हाथ लगाए कि नहीं दे सकते और मांगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सख्ती से, तो आज जनता के बीच में बात साफ है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खेल है, जो कांग्रेस और बाकी पार्टियों पर ये लोग आरोप, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ इतना चाहते, एक बार एक महीने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी कंपनियां जो इलेक्टोरल बॉन्ड थी, उन्हें आने वाले एक साल के अंदर हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल रहे हैं। इसके अलावा देश को इस बात को गंभीरता से लेना होगा। कोविड के समय तो आशीष जी की आवाज में शायद कुछ व्यवधान है, उसको ठीक करने के लिए अपने टीम से कहेंगे। आप मयंक जी के पास आना चाहेंगे। मयंक जी, जिस तरीके से विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधना शुरू किया है, समाजवादी पार्टी कहां अपने आप को पीछे नहीं रखना चाह रही है, वो भी लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भी उसी का हिस्सा है, वो भी उसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिकल बॉन्ड जो है वो तो लेना संवैधानिक बात है, मगर नियत और नीति देखना महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो करीब 7,000 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा इन्होंने लिया, और जब उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा नियत और नीति की बात है। जब आप चंदे के खेल में धंधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जब सरकार चंदा लेके धंधा उपलब्ध कराएगी, बिजनेस उपलब्ध कराएगी, तो यह स्पष्ट होता है कि गुजराती गैंग बहुत हावी हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक हो चुका है। अब आप इस बात को समझिए कि जिन्होंने 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ रुपए दिए, कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने करीब 50 करोड़ रुपए 48 घंटे के अंदर दे दिए, तो ये तो साफ लिख रहा है कि सीधे हाथ से रिश्वत लो और उल्टे हाथ को पता ना चले। इस वाली नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसी नियत के साथ आपकी आवाज आ रही है। आशीष जी आपके पास आएंगे। मयंक जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। इसी नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति सदैव से ये रही है कि चंद कॉर्पोरेट्स के हाथ में पूरा देश दे दे और बाकी जनता को ये सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी बना के रखना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से मध्यम वर्गीय विरोधी रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए काम करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है इस पूरे चुनावी चंदे के खेल में, कि इसमें भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने नया नियम लाई, और उसमें जब एक्सपर्टीज हो गए इनको, तो उसमें इन्होंने जो सबसे ज्यादा अच्छा और फ्रूटफुल रिजल्ट हो सकता था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कॉर्पोरेट्स के हाथ से खींचने का जो माध्यम था, उसको इन्होंने पूरे तरीके से पालन किया, और उस नियमों में तमाम ऐसे क्लॉज रखे ताकि इनकी पूरी पोल पट्टी ना खुल पाए। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश की सुप्रीम कोर्ट को, जिसने इन चुनावी चंदे के खेल को, जो गंदा खेल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उसको कहीं ना कहीं जनता के सामने लाने का काम किया है। ठीक है मयंक जी आपकी बात आ गई। मयंक जी आपकी बात आ गई। रतन डोभाल जी आपके पास आना चाहेंगे। लंबे समय से आप राजनीति को देख रहे हैं, इस वक्त की अगर बात की जाए देश की मौजूदा राजनीति की, और खासकर जब इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी, एसबीआई ने उसको उजागर भी किया है, लेकिन आधी अधूरी जानकारी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब एक बार फिर से एसबीआई को फटकार लगी है। चुनावी अगर बॉन्ड की अगर बात की जाए डोभाल जी, पार्टियों के लिए एक मुफीद साबित हुआ है, और एक तरफ बीजेपी कह रही है कि इससे पहले जो 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड आए, उससे पहले जो चुनावी चंदे मिलते थे उसका कोई हिसाब नहीं होता था। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, मैं सुन रहा था, और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी, उनसे भी मैं सुन रहा था, वो एक बात तो सही कह रहे हैं कि पहले भी होता था, पहले भी राजनीतिक पार्टियां थी, चंदा लेते थे और बोरों में भी नोट आते थे, ब्लैक मनी आती थी,
तो ये सरकार तो ब्लैक मनी लाने के लिए आई थी सत्ता में। मैं एक अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ ये राजनीतिक चरित्र के संबंध में। आजादी का जब आंदोलन चल रहा था तो अंबाला का मैं एक घटना का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ क्रांतिकारी लोग थे उनको जब अंग्रेजों ने पकड़ा और उनके लिए गवाही चाहिए थी तो वो तब एक कोठे पे गए एक वेश्या के बाद कि आपको उसको गवाही देनी है। तो उसने कहा हुजूर मैं जिस्म भेजती हूँ, मैं जमीर नहीं भेजती हूँ। और आज की ये जो राजनीति है इन्होंने जिस्म भी बेच दिया अपने और जमीर भी बेच दिया। ये स्थिति हो गई। कोई कम है कोई ज्यादा है ये आप उसमें वो कर सकते हैं। जो सत्ता में रहेगा जहां जिसकी सत्ता है उसको ज्यादा मिलेगा। ये सारे इन्होंने अपने जो कॉर्पोरेट का जो फल फूला है उसके यहाँ अपने आप को गिरवी रख दिया है। ये सब उनके ये कॉर्पोरेट ये जो राजनीतिक दल हैं इनमें निवेश कर रहे हैं और उस निवेश से फिर जहां जिसकी सरकार है वहां वो प्रॉफिट उसको कमा रहे हैं, उनसे ठेके ले रहे हैं। और वो जाहिर सी बात है कि ये जो सुचिता से और चाल चरित्र चेहरा अलग कह के जो लोग सत्ता में आए थे उन्होंने किस तरह से जो हमारी संवैधानिक एजेंसियां सीबीआई है और ईडी है या दूसरे दलों इन्होंने तो वसूली पे लगा दिया उसको। जाओ छापा मारो, अगले दिन वो करोड़ों रुपया दे रहे हैं और फिर वो खत्म हो रहे हैं। इन्होंने किस तरीके से 2 रुपए का लॉटरी का टिकट बेचने वालों से 13,000 करोड़ रुपया वसूल किया। 13,000 करोड़। अब वो किसको आया? और अभी भी ये जो भाजपा के जो मेरे मित्र बात कर रहे थे कि पारदर्शिता का क्या पारदर्शिता? आज सुप्रीम कोर्ट के फटकार के तमाम उसके बाद भी आप वो यूनिक नंबर देने के लिए तैयार नहीं हुए। आप एसबीआई को भी उसको भी फटकार खिला रहे हैं। आप वहां कंपनियों को भेज रहे हैं कि इसको और टाला जाए, चुनाव में इसके ना है। तो आप ये खुलासा तो राजनीतिक दलों को स्वयं कर देना चाहिए था कि भाई हमें जब सुप्रीम कोर्ट में मालूम चले कि हमें इस कंपनी से इतना पैसा मिला है तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये सब जो आप लोगों के पास फटकार हो रही है वो नहीं होती। लेकिन सब इस हमाम में नंगे हैं बिल्कुल। निश्चित रूप से डोभाल साहब आपके पास आएंगे। मैं कह रहा हूं डोभाल साहब आपके पास आएंगे। महेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। महेंद्र सिंह जी, लंबा आपका पत्रकारिता का कैरियर है और सभी राजनीतिक दलों को आप बेहतर तरीके से एनालिसिस भी करते हैं। आज के वक्त की अगर बात की जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब एक बार फिर से फटकार लगाई है कि किसने चंदा दिया है, कब दिया है और कितना दिया है, इसका पूरा एनालिसिस करके कोर्ट को बताना होगा। आपको क्या लगता है हमाम में जैसा कि डोभाल साहब ने कहा कि हमाम में सब नंगे हैं? जी मनोज जी, बिल्कुल ठीक कहा। ये मुद्दा आज का नहीं है, हमेशा से रहा है। ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा कि मैं सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी आए। चंदा लेना बुरा नहीं है, आप लीजिए, लेना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आए। एसबीआई बार बार कोर्ट में जा रही है और वो जो छुपा रही है उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाते हुए कहा कि आप ट्रांसपेरेंसी के आधार को, बुनियाद को, हमने इस मसले पे बुनियाद माना है ट्रांसपेरेंसी को, और लोगों का हक है जानना। तो आप क्यों छुपा रहे हैं? यूनिक कोड क्यों छुपा रहे हैं? आपको यूनिक कोड बताना होगा। इससे ये पता चलेगा कि किस आदमी ने चंदा दिया, वही छुपा रहे। और इसी के पीछे पूरी राजनीति है। दरअसल जो आरोप लगते हैं कि चंदा देने के बाद लाभ लेती हैं कंपनियां और अपने काम कराने के लिए चंदा देती हैं, उसके बाद उनको काम मिल जाते हैं। बहुत सारे ठेके अवार्ड होते हैं, बहुत सारे ठेके मिलते हैं। इस रिपोर्ट में भी ये साफ जाहिर हो रहा है। जैसा कि अभी आप देखोगे इस रिपोर्ट को, तो इसमें एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 1300 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। तो अब उनको क्या लाभ है? देश के कई इलाकों में अभी जो है इस तरीके की लॉटरी टिकट बिकती हैं। वो संवैधानिक है, वो कानूनी है लॉटरी टिकट, लेकिन वो कंपनी इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? क्या इन्फ्लुएंस करना चाह रही है? इसी तरीके से बहुत सारे, इसी तरीके से एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, उसने बहुत सारे 700-800 करोड़ रुपए चंदा दिया है। तो क्यों दिए गए चंदा?
इतना। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ट्रांसपेरेंसी को ही इंश्योर करना है, नंबर एक। नंबर दो कि सारी पार्टियां चंदा लेती हैं। आप इस पूरे अगर आपको एनालिसिस करोगे तो देखोगे जहां जहां जिसकी सरकार है, छोटी बड़ी सभी पार्टियां, वो सब चंदा। अब जैसे टीआरएस आप देखोगे, ये ममता बनर्जी की पार्टी, इसने भी चंदा लिया है, अच्छा खासा चंदा लिया है। अगर ये तुलना की जाए कि इनकी एक राज्य में सरकार है जो बीजेपी आरोप लगाती है। महेंद्र सिंह जी ने आपने लॉटरी किंग की बात की। लॉटरी किंग के अगर चंदे की बात की जाए, डीएमके पार्टी है, आप जानते हैं, उसका टोटल चंदे का 77% जो है वो लॉटरी किंग के माध्यम से उनको मिला है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था। तो इसका मतलब कहीं कोई लाभ उस आदमी को मिल रहा होगा, उस कंपनी को मिल रहा होगा, तभी इतना चंदा दे रहा है, वरना इतना चंदा क्यों देगा? लॉटरी खिलाने वाली एक कंपनी इतना चंदा क्यों देगी? आखिर कहीं तो कुछ है बात। इसी तरीके से बहुत सारे, तो ये पहले से ही, अब ये सिस्टम भी जो था, जिसमें बहुत इसके पीछे बीजेपी या और तमाम पार्टियां जो सत्ता में होती वो कहती है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं। और इसमें जो कहा जा रहा कि काला धन, वैसे तो काला धन आएगा। अभी आप देखिए, एक अनुमान है कि इस चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, पॉलिटिकल पार्टियां खर्च करेंगी 1 लाख करोड़। पिछले चुनाव में अनुमान था कि 50 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो चंदा तो बहुत कम है, चंदा तो 13,000 करोड़ ही है, बाकी पैसा कहां से आएगा? तो खर्च जो है बहुत ज्यादा है आजकल चुनाव में। 4 से 5,000 करोड़ रुपए तो चुनाव आयोग खर्च करेगा, 3,500 करोड़ के आसपास तो पिछले चुनाव में चुनाव आयोग ने खर्च किए थे, निश्चित रूप से। तो खर्च बहुत ज्यादा है और चंदे का कोई तरीका उस तरीके से नहीं बना पाई है अभी। चुनाव आयोग को इसमें इंटरफेयर करने की कई बार बात आती है कि चुनाव आयोग को एक ऐसा फंड बना देना चाहिए जो पार्टियों को वो फिर दे, चुनाव आयोग के पास फंड आए और वो चुनाव आयोग पार्टियों को अलॉट करे जिस तरीके से। वो एक कुछ मैकेनिज्म बनाने की बात बहुत समय से ये चल रही है, लेकिन ये हो नहीं पाया अभी तक। और इसी वजह से ये कंपनियां, चाहे दबाव में कहिए या स्वयं उनको अपने प्रोजेक्ट पास कराने हैं, प्रोजेक्ट लेने हैं, क्योंकि वो कारोबार करने आई हैं। निश्चित रूप से महेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे, फिर से आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। आशीष जी की बात अधूरी रह गई थी, आशीष जी के पास आना चाहेंगे। आशीष जी, बीजेपी कह रही है कि चुनावी बॉन्ड आने के बाद कम से कम आंकड़े तो सामने आए हैं, उससे पहले तो जो भी चुनावी चंदा आता था उसका पता ही नहीं रहता था। अभी तो कम से कम देश और आपके सामने आंकड़े हैं चुनावी बॉन्ड के रूप में। इससे पहले जब चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे, उससे पहले जो कैश में चंदा लिया जाता था वो कैश सीधा पार्टियों के खाते में ना जाकर 10 रुपया पार्टी फंड में जाता था, बाकी 90 रुपया नेताओं के जेब में जाता था, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बात फंड की नहीं है, बात चुनावी चंदे की नहीं है। बात यह है कि चुनावी चंदे के नाम पे जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, आप ये समझिए, जिन कंपनियों के यहाँ ईडी रेड मारती है वो कंपनियां बॉन्ड्स खरीदती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलते हैं वो कंपनियां खरीदती हैं। और जो संवेदनशील बात मैं सभी लोगों के सामने लाना चाहता था, लेकिन आशीष जी, आपको जो चंदा मिला है वो कैसे मिला है? वो डरा धमका के तो नहीं मिला है ना सर? मुझे ये बता रहा हूं मैं आपको कि मेरे को ये बताइए ना, कौन पहले जो चंदा मिलता था, पहले जो नीति आती थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, भारत की जनता के साथ। आप ये देखिए, ग्लेनमार्क, सिप्ला, आरसी कफ सिरप, टोरेंट फार्मा, ये ऐसी मेडिकल कंपनीज हैं जिनकी जो दवाइयां परीक्षण में फेल हो गई, जो भारत के देश के लोगों के लिए यूज नहीं की जानी चाहिए थी, ये फेल होती हैं। इनको नोटिस जारी होता है, नोटिस जारी करने के बाद ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती हैं और ये दवाइयां वापस आशीष जी वो विषय अलग है, लोगों के बीच आशीष जी वो विषय अलग है। हम इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस को जो लगभग 1900 करोड़ रुपए मिले हैं, कांग्रेस को जो 1900 करोड़ मिले हैं, कांग्रेस ने मना क्यों नहीं किया? अगर ये गलत था, अवैध था, कांग्रेस ने लेने से मना क्यों नहीं किया? कह ही नहीं रहे सर, ईडी हमारे पास नहीं है, सीबीआई हमारे पास नहीं है, हम किसी को टेंडर नहीं दे रहे सरकारी, हमारे पास ऊर्जा विभाग नहीं है। हम 30% चंदा जो है ऊर्जा की कंपनियों द्वारा जब खरीदा गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, हमारे पास हमारी सरकार नहीं है। हम किसी, मेरा सवाल आशीष जी सीधा ये है कि अगर ये गलत है तो आपने उसको नकारा क्यों नहीं?
और अगर सही है तो सभी पार्टियां ले रही हैं। गलत बिल्कुल नहीं है जी। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेना बिल्कुल गलत नहीं है जी। चंदा कोई कंपनी मुझे स्वेच्छा से देना चाहती है, कोई पार्टी फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो इसमें कैसी दिक्कत? ये तो अच्छी बात है, पार्टी को मजबूत करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। तो लेकिन बीजेपी इसमें दागदार कैसे हो गई? कर रहे हैं जिनके बीजेपी फिर दागदार कैसे हो गई? वो लोग क्यों मजबूत कर रहे हैं जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है। ईडी क्या करने गई थी? मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दायर किया। जो फ्रॉड है, जो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नेताओं को आपने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में डाल दिया। आप पार्टी के नेता आज तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। आप ये बताइए सर कि अगर कुछ नेताओं को आप जेल डालते हैं और कुछ कंपनियों को ईडी का छापा मारने के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो जिनके ऊपर इल्जाम लगा है, आप उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये साबित करेगी कांग्रेस पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं वो किसी असंवैधानिक ऐसे लोगों से मिले हैं या इलीगल तरीके से पैसा कमाने वाले लोगों से मिले या किसी के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड चल रही थी। निश्चित रूप से आशीष जी कोर्ट ने सभी पार्टियों से खुलासा करने को कहा है और आशा करते हैं सभी पार्टियां जैसे चंदा उनको मिला है उसका खुलासा भी करेंगे, किससे मिला है, कब मिला है, किस तारीख में मिला है, निश्चित रूप से इसका खुलासा करेंगे। जपेंद्र जी के पास आएंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया है और निश्चित रूप से बड़ा सवाल आशीष जी ने किया है, जपेंद्र जी से उसका जवाब भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनके पास सीधा चलेंगे और उनसे जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आखिर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। जपेंद्र जी के पास आना चाहेंगे। जपेंद्र जी, पूरे सभी राजनीतिक पार्टियां आप पर निशाना साध रही हैं। आप बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पूरा धन रखे ले रहे हैं, बाकी पार्टियां छूटी जा रही हैं। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड की बात करी जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कांग्रेस के जमाने में होता था। कभी यूपीए की गवर्नमेंट में चारा घोटाला होता था, कभी कोल स्कैम होता था, कभी ओलंपिक का स्कैम हो जाता था। तो ये जब धन जो है राजनीतिक पार्टियों के पास और नेताओं के पास निजी रूप में आता था और निजी रूप में आने के बाद वो बोरों में, जैसे डोभाल जी ने बताया, बोरों में बंद हो जाता था, कमरों में बंद हो जाता था, ट्रंकों में बंद हो जाता था। तो उस परिपाटी को भारतीय जनता पार्टी ने बदलने का काम किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी तो कुछ नहीं छुपा रही है, जो आ रहा है सब हमारा भी सबके सामने है और आप लोगों का भी सबके सामने आना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधे तौर पर यह मानना था, ठीक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हजारों करोड़ रुपए चुनावों में खर्च होते हैं, सारी चीजें, लेकिन वो पैसा घूम के वापस इकोनॉमी में आना चाहिए। वो आम जनमानस के माध्यम से उनकी आर्थिकी से जुड़ता हुआ निकल के जाना चाहिए, ना कि वो नेताओं की जेब में पड़ा रहे, नेताओं के ट्रंकों में पड़ा रहे, नेताओं के बोरों में पड़ा रहे। आज चाहे पिछली बार 60-70 हजार करोड़ चुनाव में खर्च हुए, इस बार ज्यादा खर्च हो या कम खर्च हो, ये तो आंकड़े बाद में आएंगे, लेकिन ये साफ हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये धन आया कहां से, किस किस को कितना मिला। अब पार्टियां उसे खर्च करेंगी, खर्च करने के बाद वो चुनावों में खर्च होगा। तो चुनावों की जो नीचे की प्रक्रिया है, कोई झंडा बनाता है, कोई बैनर बनाता है, कोई पोस्टर बनाता है, कोई पोस्टर लगाता है, कोई प्रचार प्रसार का ठेका लेता है, कोई उसके बाद अनाउंसमेंट का काम करता है। तो इस तरह से बहुत से विंग हैं और ये सब हमारे देश की 80 करोड़ की उस आबादी का है। जपेंद्र, ये आरोप आप पर है कि सीबीआई और ईडी का डर दिखा के आप चंदा लेते हैं और बाकी ईडी को ये जो पहले तोता बनाने वाली बात थी ना, तो वो तो इनके विपक्ष के जमाने में थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें स्वतंत्र करा, इनके पिंजरे से बाहर निकालकर खुली हवा में उड़ के खुले रूप में जांच करने का उन्हें एक मौका दिया है। और ऐसे तथ्य भी हम आपको अगली डिबेट में पेश कर देंगे कि जिन लोगों ने चंदा दिया उन लोगों के खिलाफ जांच रुकी नहीं, उसके बाद उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो ऐसा नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा देना ना देना ये अलग विषय हो गया, लेकिन देश के प्रति ईमानदारी, व्यवस्था के प्रति ईमानदारी, चुनावी प्रक्रिया के प्रति ईमानदारी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाकर देश को एक सार्थक और एक
विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करने की दिशा में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है वो सफल होता दिख रहा है, और यही इन विपक्षी दलों की सबसे बड़ी पीड़ा है। निश्चित रूप से जपेंद्र जी आपके पास दोबारा आएंगे, मयंक जी के पास आना चाहेंगे। मयंक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और हमें लगता है वो काफी कुछ बोलने वाले भी हैं। मयंक जी, बीजेपी बड़ी पार्टी है, अगर बड़ा अमाउंट भी चंदे के रूप में उनके पास आता है तो दिक्कत कहां है? आप एक राज्य या एक क्षेत्रीय पार्टी हैं, अगर राष्ट्रीय है भी तो सीमित दायरे में है कुछ पार्टियां, तो अगर बड़ी पार्टी है तो बड़ा चंदा भी उनको मिलता है, तो दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, दिक्कत तो नियत और नीति की है जी। मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे जी। और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के शीर्ष नेता भी भारी भरकम शब्दों को इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। एक शब्द ईमानदारी की बात कर रहे थे। इस अभी पूरा प्रकरण खुलने दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, ईमानदारी का ई भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। जी। ब्लैकमेलिंग करना, ब्लैकमेल करके पैसा लेना, ये तो ऐसा हो गया तमंचा दिखा के पैसा ले लिया। और जिस बात में कह रहे हैं आप लोगों की परंपरा, जपेंद्र जी आएंगे आपके पास, जपेंद्र जी आएंगे, मयंक जी को सुन लेते हैं, जपेंद्र जी आएंगे आपके पास। तो अब वो जो बता रहे थे कि कुछ लोगों पे जांच तब भी चलती रही, तो वो तब पैसा पूरा निकल के नहीं आएगा, इसलिए शायद जांच चला रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस पूरे प्रकरण में धरातल पे आ चुकी है, बिल्कुल इनकी सारी बेईमानी सामने आ चुकी है। और जब कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी 48 घंटे में 50 करोड़ रुपए देती है, मैं तो लॉटरी कहीं संवैधानिक हो सकती है, मगर मैं तो इसे सट्टा मानता हूं। अगर सट्टा खिलाने वाली कंपनी आपको पैसा दे रही है। मयंक जी, ये जानकारी आपको हो गई कि कोविड का टीका बनाने वाली कंपनी बीजेपी को या अन्य पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के रूप में पैसा दे रही है, आपके पास जानकारी है? समाजवादी पार्टी ने कुछ जानकारी दी है और कुछ अन्य पार्टियों ने जानकारी दी है, आपको जानकारी दे देते हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 1 करोड़ के 10 बॉन्ड हमें डाक के जरिए मिले हैं, और कई बॉन्ड का खुलासा भी नहीं हुआ है। टीएमसी ने भी ऐसे ही रोचक जवाब दिए हैं, कई अन्य पार्टियों ने दिए हैं। तो जिनकी कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, उनके लिए क्या कहेंगे कि डाक के द्वारा 10 करोड़ रुपए आ गए आपके पास? तो देखिए, जब जनता इतनी जागरूक है, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार अपने चरम पे पहुंच चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो लगातार जन विरोधी काम कर रही है, जनहित को किनारे कर दिया है, जनता के लिए कोई काम नहीं करती, वो इस सरकार को हटाने का काम करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने चंदा दिया होगा, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैकमेल करके, धमका के जो पैसा लिया जा रहा है, पहले छापा मारो। ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई तो अब विधायकों को उठाने का भी काम करना शुरू कर देगी थोड़े दिन में, मुझे तो ऐसा लगने लगा है। जी, निश्चित रूप से मयंक जी आपके पास आएंगे। डोभाल साहब आपके पास आना चाहेंगे। डोभाल साहब, जैसा कि अभी अमित शाह को सुन रहे थे हम, अमित शाह ने कहा कि अगर जब इसका पूरी तरीके से खुलासा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी पार्टी है, अगर बात की जाए 303 सांसद हैं हमारे, सैकड़ों विधायक हैं हमारे, बड़ी पार्टी है, दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी है, फिर चंदा भी तो हमारा बड़ा होगा। क्या कहेंगे आप? ये तो बेसिर पैर वाली बात है जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। पता नहीं क्यों वो कह रहे हैं, इतने बड़े वो देश के गृह मंत्री हैं जी। ये बड़ी पार्टी है तो वो बड़ा करप्शन करेगी। अब हम ये कह रहे हैं कि आपने पॉलिटिकल करप्शन को एक संवैधानिक जामा पहनाया है, और वो अभी भी ये जो खुलासे हो रहे हैं कि इनकी कृपा से नहीं हो रहे हैं, ये तो अभी भी छुपा रहे हैं उसको, अभी भी वहाँ वकील खड़े कर रहे हैं। ये अगर कोई है, हमारे बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, बहुत सारे, वो कॉमरेड सीताराम येचुरी वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था पॉलिटिकल करप्शन को आप वैधानिक जामा दे रहे हैं, और उस पर सुनवाई एडीआर वहां गया। और वो जो पत्रकार पूनम अग्रवाल, जिसने सबसे पहले बॉन्ड खरीदार ये लगाया कि उसमें ये भी है, और जो तमाम जो हमारे और जो बड़ा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, जो हमें जब 10,000 रुपए के नोट में वो चिप दिखा रहे थे
घुमा घुमा के इस पे ये चिप है, इस पे ये धागा है, इसका ये धागा, उसको आज तक कुछ नहीं मिला। उसको इसमें कुछ नहीं बुराई लग रही है, क्योंकि उसकी भी बराबर की हिस्सेदारी है इस पॉलिटिकल करप्शन के साथ में। वो इसको संरक्षण दे रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं। ये नहीं है, बड़ी पार्टी है, ये बड़ा काम उनका है, तो फिर आपको इस बड़े काम के लिए चंदे की जरूरत क्या है? फिर आपका तो आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 1-1 रुपए भी अपने कार्यकर्ता से लेंगे तो आपके पास तो करोड़ों वैसे आ जाने हैं। तो फिर आपको ये पैसा जो कारपोरेट से पैसा आप ले रहे हैं, धमका के पैसे ले रहे हैं, छापे मार के पैसे ले रहे हैं, ये जो सिलक्यारा में 51 जिस नवयुग कंपनी ने 51 लोगों की जान को खतरे में डाल दिया सिलक्यारा टनल पे, वो 50 करोड़ रुपए आपको चंदा दे रही है। अब वो किसके भी दे रही है? जो जहां जो सत्ता में होगा उसको दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, हमारे मतभेद होने के बावजूद, एक कुछ पार्टियां तो है जो लेफ्ट पार्टियां जिन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, जिनको दिया भी जा रहा था उन्होंने वापस किया, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, उनकी सरकार। डोभाल साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है। अभी देश के पास कोई इसके अलावा दूसरा विकल्प अभी फिलहाल नहीं है। अभी उस पर आगे देश विचार करेगा या तमाम एजेंसियां विचार करेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले की अगर हम बात करें तो कोई हिसाब नहीं रहता था, चंदा कौन कितना कहां से आता था, कोई हिसाब नहीं रहता था। अब अमित शाह ने भी यही बात कही है कि कम से कम अब जानकारी में तो है, देश जानकारी कर सकता है, एजेंसियां जानकारी कर सकती हैं। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ये खर्चा उठाए, पार्टियां क्यों खर्चा उठाए? चुनाव आयोग करे इसको खर्चा, तो पारदर्शी रहेगा। जब पार्टियां अपने अपने करेंगे तो लोकतंत्र को खरीद रहे हैं, ये वोटर को खरीदने का काम है। इस पैसे से क्यों आप पैसा खर्च कर रहे हैं? अगर आपने जनादेश लेना है, आप जाइए जनता से कहिए कि इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, वो दे देंगे। क्यों आप घोड़े दौड़ा रहे हैं जी? क्यों आप 5 साल का आप बताइए उनको। ये 5 साल आप बच्चा स्कूल में जाता है, वो पढ़ाई करता है, साल में उसकी परीक्षा होती है। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में 5 साल में परीक्षा होती है। तो 5 साल में आप नकल ही करने के लिए क्यों तैयार बैठे हैं? और सारे के सारे बैठे हैं कि हम घूस देंगे, नकल करेंगे और तब पास होंगे। निश्चित रूप से तो ये हुआ ना। निश्चित रूप से डोभाल जी आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास आएंगे। महेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। महेंद्र सिंह जी, एक बड़ा तर्क सामने आया है। अमित शाह जी को हमने सुना, उन्होंने ये तर्क दिया कि मेरी बड़ी पार्टी है। इस तर्क से आप कितना सहमत हैं? बड़ी पार्टी है तो बड़ा चंदा भी आएगा, और हमको जहां तक लगता है कि बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में इनकी सरकार है। तो अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि यह तर्क कितना सही है। आपको बता दें, एसपी सिंह बघेल को भी सुन रहा था मैं, उनका भी यही तर्क था कि बड़ी पार्टी है, हमारी कई राज्यों में सरकार में है और बहुत सारे हमारे सांसद हैं, उनकी तुलना में इन पार्टियों का चंदा हमसे ज्यादा है। देखिए, उन्होंने खुद ही एक बात बता दी अमित शाह जी ने कि हमारी बड़ी पार्टी तो हम बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे। आपने बताया कि उनकी तमाम प्रदेशों में सरकार है, तो कुल मिलाके बात तो स्पष्ट यही होती है कि सरकार के से फायदा लेकर इन कंपनियों को कुछ ना कुछ फायदा दिया गया है। उसी फायदे के एवज में इन्होंने चुनावी चंदा दिया है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार में आई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने काला धन और स्विस बैंक से लाने की बात कही थी, काला धन स्विस बैंक से लाएंगे। और आज आप देखिए, स्विस बैंक की बात छोड़िए, भारत में हमारे देश के एसबीआई से भी हिसाब देने लेने में भारतीय जनता पार्टी लगातार बीच में अपने वकील खड़ा कर रही है। असल में बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को पोषित कर रही है, चंद कॉर्पोरेट्स के हाथ में पूरे देश को देना चाहती है, और सारा चुनावी चंदे का जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ फायदे और नुकसान का है। इधर चंदा दिया गया, उधर इन्हें मोटा धंधा मिला इन कंपनियों को, जिसके एवज में चंदा दिया गया। सारी बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकरण में अब घिर चुकी है, और आने वाले 1-2 दिन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तब तक ये लोग नई तैयारी कुछ करेंगे, तरह तरह के परपंच करेंगे, नई नई कहानियां बनाएंगे कि अपने इस जो मक्कारी और जो गलत काम किया है इन लोगों ने, जो जनता की गाड़ी कमाई के साथ खिलवाड़ किया गया है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है, वो सारी बातें जब जनता के सामने आएंगी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तर्क नहीं रह जाएगा। निश्चित रूप से मयंक जी, आपकी बात आ गई। हालांकि हमारा सवाल महेंद्र सिंह जी से था, आपसे जवाब आ गया। अब महेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। देश के जब हर नागरिक को धन कहां से आया, कितना आया, इसकी जानकारी देना अनिवार्य है, तो पार्टियों को देने में क्या दिक्कत है कि पैसा कहां से आया, कब आया, किसने दिया?
इससे क्या दिक्कत है पार्टियों को? दिक्कत वही है जो सारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता और नेता आजकल कह रहे हैं जी कि करप्शन कर रहे हैं, मतलब हर एक पार्टी दूसरे पे करप्शन का आरोप लगा रही है जी। तो ये एक तो साबित हो ही गई बात कि करप्शन होता है, करप्शन की वजह से ही ये चंदा आता है। तो ये अब पूछा ये जाना चाहिए सारी पार्टियों से, यहाँ जितने प्रवक्ता बैठे उनसे भी, कि आपके पास क्या स्वेच्छा से पैसा आया? जी सभी को मिला है पैसा, किसी को कम किसी को ज्यादा। जहां जिसकी सरकार रही है वो सबको पैसा मिला है, वो चाहे डीएमके की हो, चाहे तृणमूल की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीआरएस की हो, किसी भी पार्टी की, जिसकी पार्टी जहां सत्ता में रही है उसको ज्यादा चंदा मिला है जी। तो अब इन सबसे भी पूछना जाना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने करप्शन किया है, बीजेपी ने धमकाया, पैसा मिला है या कंपनियों को प्रोजेक्ट दिए हैं इसकी वजह से, तो इन पार्टियों ने क्या दिया? इन पार्टियों ने यही कुछ दिया होगा जी, इन पार्टियों ने भी कुछ दिया। कुल मिला के यह है कि सारी पार्टियां उसमें इंडल्ज हैं, करप्शन में इंडल्ज हैं। ये पॉलिटिकल चंदे का मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। ये तो जो आंकड़े आए हैं, जो बॉन्ड खरीदे गए हैं, ये बहुत छोटी राशि है। फिर मैं कह रहा हूं, चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत धन खर्च होता है। अनुमान है इस बार कि 1 लाख करोड़ खर्च होगा। ये तो 13,000 करोड़ ही आए हैं। तो इसका मतलब अभी ब्लैक मनी बोरो में जो बात कह रहे थे डोभाल जी, बोरो में पैसे आते थे, अभी भी बोरो में ही पैसे आएंगे। ये तो केयर फंड है, पीएम केयर फंड में वहां बंद कर दो तो वहां चला जाएगा। वो भी कह रहे हैं, उसको भी नहीं बताएंगे हम। नहीं डोभाल साहब आपके पास तो आएंगे। एक और मैं बात स्पष्ट कर दूं, ये तो इसलिए है क्योंकि कंपनियों को प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, और प्रॉफिट में कितना दे सकते हो डोनेट, उतना ही है, एक लिमिट है उसका भी। 200 करोड़ प्रॉफिट है, 1300 करोड़ फंड है सर। महेंद्र सिंह जी उसका भी वायलेशन किया गया, और एसबीआई शायद इसी वजह से वो दे नहीं रही, कंपनियां दबाव डाल रही कि मेरे नाम मत उजागर कीजिए। थ्रेट यही है, उनको जो प्रॉफिट का एक रेशियो कितना दिया जा सकता है उसको वायलेट किया है उन लोगों। लेकिन महेंद्र सिंह जी, एक सवाल हमारा महत्वपूर्ण है जिसका शायद आप भी बेहतर जवाब दे सकते हैं। बीजेपी कहती रही है, और ये सामान्य बात भी है कि जो कंपनी की अगर हम बात करें, जो कंपनी अगर देती है किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए या किसी पार्टी को चंदा देती है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देती है तो वो बैंक के माध्यम से पैसा जाता है, सबकी जानकारी में आता है, कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाती है, जिस पार्टी को मिलता है चंदा वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाता है। इससे पहले जब कैश में चंदा लिया जाता था, ये कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये व्यवस्था पहले से बेहतर है या अब फ्रॉड इसमें ज्यादा हो रहा है? पहले से बेहतर हो सकती है अगर तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा ट्रांसपेरेंसी के साथ आइए जी। अभी हमारा आपका एक्सेस नहीं था कि उनकी बैलेंस शीट में ये देख सके, ये पता कर सके कि इस बैलेंस शीट से किस पार्टी को पैसा गया है। ये व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था ही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये आप ट्रांसपेरेंसी के साथ दीजिए। चंदा मना नहीं कर रहा हो देने के लिए जी, कह रहे हैं चंदा दीजिए, या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दीजिए चंदा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जनता को जानने का हक है कि आपने किस पार्टी को दिया है चंदा, तो कम से कम स्क्रूटनी जनता करेगी। निश्चित रूप से जनता को समझ, यही कोर्ट ने कहा है कि जनता को पता होना चाहिए किस पार्टी को किसने दिया, कब दिया, किस तारीख में दिया और किसके खाते में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा एसबीआई को यही आदेश दिया है कि साधारण सी बात है। यही चीज एसबीआई यही वकील खड़ा कर करके कह रहे हैं कि ना देना पड़े जी। तो यहीं पे सवाल खड़ा हो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहे हैं, यानी इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं लूप होल्स है, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं आ रहे, वरना क्या दिक्कत है। निश्चित रूप से महेंद्र सिंह जी आपके पास दोबारा आएंगे। जपेंद्र जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। जपेंद्र जी, आप हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी माना और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ महेंद्र सिंह जी जुड़े हुए, उन्होंने भी माना कि हमाम में हालांकि सब नंगे हैं, लेकिन अब आपको टारगेट किया जा रहा है। अब विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, कैसे इससे बचेंगे? नहीं, ये विपक्ष के लिए बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जहां सांच को आंच नहीं, ये वो स्थिति बन गई है। हम थोड़ा महेंद्र जी का भी थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दें, यहाँ जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आई और उसके माध्यम से मंशा यही थी कि वो उसमें क्लैरिटी आए चंदे, तो वो क्लैरिटी है। अब जैसे महेंद्र जी ने कहा कि आम आदमी को भी जानने का अधिकार है,
तो जब कंपनियों के माध्यम से बिल्कुल थ्रू अकाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आएगा, तो जितने भी हमारे थोड़ा अकाउंट प्रोफेशनल्स साथी हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, सीएस हैं, तो किसी भी कंपनी की हम बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और कितनी ही बार कर सकते हैं। उसकी एक 100 रुपीज की ऑनलाइन एक फीस जमा होती है, आप हायर कीजिए। आपने किसी भी कंपनी का लेखा जोखा देखना है, उसकी अकाउंटिंग चेक करनी है, तो वो पूरे डेबिट क्रेडिट्स उसमें नजर आ जाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया। और अभी हम अपने सपा के प्रवक्ता साथी को भी सुन रहे थे, इन्होंने 2-3 बार 2-3 शब्दों का इस्तेमाल करा, गैंग, तमंचे, भ्रष्टाचार। तो यही तो हम देश को समझाना चाह रहे थे और देश समझ चुका है, उत्तर प्रदेश समझ चुका है। गैंगों और तमंचों की भ्रष्टाचार वाली ही तो उत्तर प्रदेश में सरकारें चला करती थी, जिनका अब अंत हो गया। तो अंत किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने। आज आप लॉ एंड ऑर्डर की वहां पे सिचुएशन देख लीजिए। आज कोई उत्तर प्रदेश में सोच सकता है कि गैंगों और तमंचों के आधार पर सरकारें चुनी जाएंगी? भाजपा के गैंग सक्रिय हैं, मंत्री बनाए जाएंगे, एमएलसी बनाए जाएंगे, मयंक जी आपके पास आएंगे, किडनैपिंग होगी, वहां चोरी होगी, वहां डकैती होगी। तो ये देश समझ चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। और आप जितना मर्जी इस चुनाव में आप ये कोशिश कर लीजिए कि हम इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे। आज देश के अंदर चर्चा सिर्फ 2 ही बातों की है, 370 पार तो कितने और 400 प्लस तो कितने। 370 प्लस में हम कहां जा रहे हैं और 400 पार में भारतीय जनता पार्टी कहां जा रही है, ये देश का वोटर चर्चा कर रहा है। निश्चित रूप से जपेंद्र जी आपके पास आएंगे, जपेंद्र जी आपके पास आएंगे, चर्चा कर रहा है, बात आ गई, गरीब। जपेंद्र जी आपकी बात आ गई, आशीष जी आपके पास आना चाहेंगे। आशीष जी, जपेंद्र जी ने जिस तरीके से कहा है, हालांकि एक सीधा सवाल हमारा आपसे है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सीधा सवाल। देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी ने लाया था वो अधूरा कॉन्सेप्ट था, वो गलत था। उसमें एसबीआई जानकारी नहीं दे रहा था और न चुनाव आयोग को जानकारी दी जा रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पाया है कि हमें ये जानकारी पब्लिक पोर्टल पर अवेलेबल हो पाई है। जो इससे पहले मेरे प्रवक्ता बता रहे थे, खुद अमित शाह जी ने चैनल पर मीडिया के सामने ये कहा कि हम छुपाने की व्यवस्था इसलिए बनाई थी ताकि ये ना पता चल पाए कि किसने किसको चंदा दिया है और उनसे द्वेष की भावना नहीं निकाली जाए। इनके देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम चाहते थे कि ये छुपा रहे, ये कह रहे हैं कि सबको बताने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड है। इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल आशीष जी आपसे। आशीष जी, एक छोटा सा सवाल इसी जिससे जुड़ा हुआ आपसे। आपने एलिगेशन लगाए भाजपा पे कि भाजपा ने डरा के 6,000, 7,000, 8,000 करोड़, मेरे ख्याल से 8,200 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। 2,000 करोड़ के आसपास अगर कांग्रेस को मिले हैं, वो कैसे मिले हैं ये आप बता दीजिए थोड़ा। सर, 21 मार्च के पहले यूनिक कोड जो है आ जाएगा और उसके बाद पूरी जानकारी आ जाएगी कि किस किस कंपनीज ने किस किस पार्टी को चंदा दिया है जी। और जो पार्टीज होती हैं उनको कॉर्पोरेट सपोर्ट करने के लिए फंड करते हैं और ये सच्चाई है। आज भी देश में जो देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस कांग्रेस को चंदा देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। निश्चित रूप से आशीष जी आपको देते हैं तो जायज हो गया। भारतीय जनता पर आप ठीक है, अरे आप ईडी साहब आप ईडी सीबीआई बेच के चंदा ले रहे हैं, आप ईडी को बेच के चंदा ले रहे हैं साहब आप कॉन्ट्रैक्टर देके चंदा ले रहे हैं। आपने लोगों को बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनको क्रिमिनल लोगों को बचाने के लिए ईडी सीबीआई का दावा डाल के चंदा लिया है। हमारे पास कौन सी ईडी है साहब, हमारे पास कौन सी सीबीआई है? देश जानता है सर, देश जानता है, चीख के चिल्लाने से झूठ नहीं छुपेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के झूठ नहीं छुपा सकते। चलिए जपेंद्र जी आपको भी रोकना चाहेंगे, आशीष जी आपको भी रोकना चाहेंगे, मयंक जी के पास आएंगे। मयंक जी, अब चूंकि आपकी पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आपकी पार्टी को मिले हैं, भले ही वो डाकखाने से किसी ने भेज दिए हो या पार्टी कार्यालय में लिफाफे में छोड़ गए हो, अब जो समाजवादी पार्टी खुलासा करेगी क्या कि कैसे उसको पैसे मिले हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय काफी आक्रोशित हो गए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो शब्द हैं वो उनके बिल्कुल सही जगह लगे, क्योंकि जो सच्चाई सुन के अक्सर लोग थोड़ा सा आक्रोशित हो जाते हैं। कोई बात नहीं,
मगर आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो माफियाओं को पोषित करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले लोग बताते हैं वॉशिंग मशीन है, मैंने नया टर्म निकाला है कि भारतीय जनता पार्टी धोबी घाट है जी। जो भी उनके पास जाता है उसे पटक पटक के सही कर देते हैं और उसे ये बात जनता को नहीं बता पा रहे हैं आप, ये बात जनता को नहीं बता पा रहे हैं आप, गठबंधन भी आपको करना पड़ रहा है, जनता क्यों नहीं बता पा रहे हैं ये बात? माफिया हो, कॉर्पोरेट हो, ईडी हो, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनका काम है धोबी घाट पे पटक पटक के सही कर लो और अपने फायदे के लिए और अपने चुनावी चंदे के लिए काम कराओ। माफियाओं को पोषित करो, गलत काम करने वाले लोगों को पोषित करो और अपना पैसा लो, चुनावी चंदे के रूप में लो, चाहे 2 नंबर में लो। और जो बात ये कर रहे थे कि माफिया इस वक्त डर गया है, खौफ हो गया है, इन्हें मुझे लगता है कि जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्राइम में, उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर, महिला अपराध में और दलित उत्पीड़न में। शायद थोड़ा सामान्य ज्ञान ठीक करना चाहिए भाजपा। लेकिन आप लोग सड़क पे उतर के ये मुद्दा ही नहीं, इसको मुद्दा ही नहीं बनाते हैं। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ बाकी ये मुद्दे भी सड़क पे उतर के जनता के बीच लाइए ना मयंक जी। देखिए, जनता के बीच में जाने का काम समाजवादी पार्टी हमेशा करती है, आंदोलन के माध्यम से, जो भी संवैधानिक रास्ते। हम लोग आपके नेता काम नहीं करते, ट्वीट के माध्यम से आपके नेता विरोध दर्ज कराते हैं। विरोध हम लोग दर्ज कराते हैं, संवैधानिक व्यवस्था के तहत कराते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते से भी करते हैं। खैर, सारी बातों की बात एक, मैं 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस बात पे टिकी हुई है कि कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा और कौन हमें कितना पोषित करेगा। भाजपा सिर्फ और सिर्फ गलत काम करने वाले, गलत धंधे करने वालों के साथ मिलके अपनी सरकार को पोषित कर रही है। ठीक है, आपकी बात आगे बनाने के आपकी बात आगे। मयंक जी, डोभाल साहब आपके पास आना चाहेंगे। आप जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों की, अगर खासकर विपक्ष की बात की जाए, हालांकि आपने पहले ही कह दिया हमाम में सब नंगे हैं, एक तरह से सभी लोग विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। आपको क्या लगता है कि चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बीजेपी को इससे कोई नुकसान हो सकता है क्या? नहीं, ये अभी नहीं देखने को, हम तो कब से 10 साल हो गए देखते हुए। वो कोई नई बात नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये मैंने दोहरा रहा हूँ मैं बात को, कि पहले भी ये चंदे आते थे, बोरों में आते थे, काला धन आता था। लेकिन वो काला धन, उसको हम काला धन बोल रहे हैं ना। और ये जो बॉन्ड वाला है, इसको आपने पॉलिटिकल करप्शन को आपने वैधानिकता प्रदान की है। ये बड़ी बात है अपने आप में। भाई वो तो काला था, कहीं पकड़ा जाता था तो कार्रवाई होती। अब ये तो वैधानिक आपने जो करप्शन कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया आपने करप्शन करने के लिए, कि हमने ये करप्शन करना है, ये बॉन्ड लेने, और आपने वो किया है। ठीक है डोभाल जी, आपकी बात आ गई। डोभाल जी आपकी बात है कि महेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि डोभाल सर ने बताया कि इसको वैधानिक चाशनी लपेट कर इसको लाया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड को। इससे पहले भी काला धन आता था। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी महेंद्र सिंह जी। जी, दरअसल पहले भी आता था और अभी आगे भी आएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी अगर आ जाएगी तो काफी चेक्स एंड बैलेंसेज आ जाएंगे, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बार बार। तब क्या होगा कि अगर मान लिया आपकी कंपनी 100 करोड़ का कारोबार करती है, प्रॉफिट करती है, और मान लिया आपको अलाउड है संवैधानिक तरीके से 10% आप दे सकते हैं, तो आप 10% ही 10 करोड़ ही दे पाएंगे। तो एक कम से कम ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। क्योंकि देखिए, इसका कोई अभी तक कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि चंदा कैसे लिया जाए, कैसे दिया जाए। तो एक व्यवस्था अगर ये हो जाए, चुनाव आयोग अपने हाथ में ले ले ये व्यवस्था कि हमें पैसा दीजिए। अमित शाह जी ने यही कहा, अमित शाह जी ने यही कहा कि अगर जज कहीं मिलेंगे तो हम पूछेंगे कि फिर इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। नहीं, चुनाव आयोग करा ले, ठीक है। हाँ, चलिए माफी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डोभाल सर आपका भी बहुत शुक्रिया, महेंद्र सिंह सर आपका भी बहुत शुक्रिया, जपेंद्र जी, आशीष जी और मयंक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप समय इजाजत नहीं देता है कि हम आगे बढ़ सकें। तो आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जहां देश भर में शोर शराबा हो रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इस बार फिर से फटकार लगाई है कि पूरी जानकारी दी जाए और ऐसी जानकारी दी जाए कि जनता को समझ में आ सके कि चंदा किसने दिया, कब दिया, किस तारीख में दिया और किसके खाते में दिया। मंथन में अभी के लिए मेरे साथ आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।